ये कौन सी आफत है? लोग अस्पताल जा रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, खून के लिए दौड़ रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप खून की अपीलों से भरा हुआ है। किसी को 5 बोतल व्हाइट प्लेटलेट चाहिए, किसी को मेगा सेल चाहिए, किसी को रेड सेल चाहिए, किसी को फलाना चाहिए। बात ये कि सारे अस्पतालों के तो हाथ पांव फूल गए, तो इसको आफत क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? एक तरफ सैलाब की आफत है, दूसरी तरफ मच्छर मार रहा है हमारे लोगों को। कराची जैसे शहर की कमर तोड़ दी मच्छरों ने। किसको वायरल है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे वायरल है, मेरी आवाज सही नहीं निकल रही, मुझसे बोले नहीं जा रहा। एक इकोनॉमिक क्राइसिस है और उसके ऊपर सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो सैलाब का क्राइसिस आ गया है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और बाकी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फुकदान, और उसमें अरबों रुपए जो खर्च हुए हैं वो पता लगा है कि वो खर्च ही नहीं हुए थे, वो खा पी गए हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस हवाले से वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो फायदा लेना था वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे बाकियों ने अपने केस खत्म करवा लिए हैं, लेकिन ये दायमी नहीं है, याद रखिएगा, ये आर्जी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में है वो है महंगाई की सूरत में। एक तरफ तो मुल्क का तकरीबन चौथाई हिस्सा सैलाब की वजह से तबाह है, लेकिन जो महंगाई है उसने बाकी पूरे के पूरे मुल्क को भी अपनी लपेट में ले रखा है। खाने पीने की अशिया हों या दीगर मामलात हों, तमाम के तमाम पर कीमतें इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। मैं कुछ आदाद व शुमार बताता हूँ, फिर हम इस पर तज्जिया लेंगे कि एक आम आदमी इस वक्त किस सूरत हाल से निमट रहा है और दूसरी जानिब इस वक्त जो मुआशी अशारिये हैं वो किस जानिब जा रहे हैं। मैं थोड़े से आपको फिगर बताऊँ कि अप्रैल में महंगाई की शरह मुल्क में बहुत ज़्यादा थी। वो उस वक्त महंगाई की शरह थी 13.37%, और अब जो महंगाई की शरह है सितंबर में वो इस वक्त है 45.50, यानी 45.5% इस वक्त महंगाई की शरह सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों में नज़र आ रही है। मैं छोटा सा आपको एक मवाजना बता देता हूँ कि अब से जो तकरीबन 5 से 6 माह पहले जो सूरत हाल थी वो तकरीबन अब बिजली का यूनिट है वो 18 से 20 रुपए था, अब वो तकरीबन 50 से 55 रुपए तक फी यूनिट पहुंच चुका है। इसी तरह से 160 रुपए मिलने वाली जो गैस थी जिसे एलपीजी गैस कहते हैं वो इस वक्त तकरीबन 350 के करीब वो केजी पे है। फिर इसी तरह से जो फी लीटर तेल था वो था 149 रुपए और अब वो है तकरीबन 240 रुपए प्लस पे। अब ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो खुर्दनी तेल है वो 370, उस वक्त भी बहुत महंगा था, लेकिन इस वक्त उसकी कीमत 600 रुपए से ज़ायद हो चुकी है सिर्फ 6 महीने में। फिर इसी तरह से अगर घी की कीमत करें तो 390 से चला और वो भी 600 प्लस पे पहुंच गया। अब जो 80 से 100 रुपए लीटर दूध हमें मुख्तलिफ शहरों में नज़र आता था वो अब तकरीबन 150 से 160 तक पहुंच चुका है। इसी तरह दही की कीमत 200 और फिर 250 तक मुख्तलिफ शहरों में वेरी करती हुई वो पहुंच चुकी है। फिर जो आटा, जो बड़ी बुनियादी चीज़ है, वो इस वक्त इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि कंट्रोल कैसे करना है। तकरीबन 650 से 700 में मिलने वाला जो आटे का थैला है वो इस वक्त अगर मिल रहा है किसी को तो वो 1250-1300 रुपए में मिल रहा है। इससे भी ज़्यादा कीमत बढ़ रही है, उसको रोक लिया गया, ब्लैक हो रहा है। ये सूरत हाल नज़र आ रही है। ये क्यों हुआ है? आम आदमी इस वक्त कितना इफ़ेक्ट हो रहा है और इस पर आज मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। उस सूरत हाल को भी जानेंगे और ये किस जानिब जा रहा है, कोई महंगाई का कंट्रोल होगा यानी, इस पर भी। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात साबिक वज़ीर ख़ज़ाना भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सलाहुद्दीन अली हमें रिपोर्ट करेंगे कराची से, जहाँ पर रीगल चौक पर इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JDC के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र अब्बास साहब। उनसे ये बात करेंगे क्योंकि आम आदमी जिस तरह इफेक्ट हो रहा है वो दो तरह से, उनके एक तो वो खाना वगैरह का अरेंज करते, दूसरा सैलाब की वजह से अब ज़्यादा मुसीबत में लोग हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, साथ में राशन भी होना है, और उन तक राशन पहुंचाने का अमल, जो पैकेट ये लोग बनाते थे 2 से 2.5 हज़ार में छोटा पैकेट, अब वो बन रहा है 5 से 6 हज़ार में। ज़फ़र अब्बास साहब आपसे आगाज़ करते हैं
ये तकरीबन 6 महीने का अगर हम फिगर लगाएं, वैसे तो महंगाई मुल्क में हमेशा रही, लेकिन ये बहुत तेज़ी से हुआ। आम आदमी जिसकी तनख्वाह तकरीबन 20 से 25 हज़ार होती है, एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, गरीब की तो बात ही नहीं हो रही, वो कैसे इसमें पूरा करेगा? क्या हो रहा है? आप तक जो चीज़ें केस पहुँचते हैं, ये उसमें जी कैसे रहे लोग? मैं आपको बताऊं, आपने 6 महीने पहले की बात की, मैं आपसे सिर्फ 1 हफ्ते की बात कर रहा हूं। हमने जो 1 हफ्ते पहले 950 रुपए का 10 किलो आटा लिया था, आज वो 1150, 1200 और 1250 रुपए का, ये 1 हफ्ते की बात। 1 हफ्ते में? जी, 1 हफ्ते में, क्योंकि हम तो परचेजिंग कर रहे हैं ना इस वक्त सैलाब के लिए करोड़ों रुपए की, और यहाँ आपको पता है जेडीसी लाखों बोरे राशन जो है वो रवाना कर रही है, और ये सारा सिलसिला एयरफोर्स और रेंजर्स और इस सब के थ्रू मिलके हो रहा है, क्योंकि वहां तबाही बहुत मच चुकी है और राशन के लिए लोग अब हमले कर रहे हैं, क्योंकि कोई कैसे 20-25 दिन तक भूखा रह सकता है। और दूसरी बात ये हो कि कराची में अगर मैं बात करूं महंगाई की, तो अभी कल मैं दवाइयां लेने निकला था, हमारी टीमें गई, तो यकीन जाने कराची से सक्खर तक चलेगा, दवाइयां नहीं मिली। लोगों ने, जखीरा अंदोजों ने दवाइयां छुपानी शुरू कर दी हैं। 10 रुपए वाला पत्ता 50 रुपए का नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्यों इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है। मैंने सुना है भी किसी कंपनी में छापा पड़ा है, 8 करोड़ 9 करोड़ वहां से पत्ते बरामद हुए, लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसकी सजा क्यों नहीं बरतना के? जखीरा अंदोजों को लटकाया क्यों नहीं जा रहा है? इनके ऊपर कोई कानूनी चार्जशीट क्यों नहीं? इनके इदारों को, इनकी कंपनियों को सील क्यों नहीं किया जा रहा हमेशा के लिए? इनकी बिल्डिंगों को क्यों नहीं मिसमार किया जा रहा है? इनके फैक्ट्रियों को क्यों नहीं मिसमार किया जा रहा? जो जखीरा अंदोज है, हमारे लोगों के साथ तो वो जुल्म हो रहा है। जो राशन हम लोगों को मिल रहा था 1 साल पहले तक 2800 का, वो आज आप 5000 बोल रहे हो, 8000 का नहीं मिल रहा भाई। अच्छा, चीजें तो नोट करें। हम सिर्फ मसाले की बात करें, राशन बैग में तो 1500 रुपए बढ़ रहे हैं। 1500 का मतलब तो लगाइए, 1.5 लाख बोरे में अगर 1500 रुपए का हर एक बोरे में इजाफा करते हैं, तो फिगर कहां जा रहा है? तो बात ये कि भाई अभी तो बहुत मुसीबत बढ़ गई है। लोग बेचारे मच्छर के काटने से पागल हो गए। अस्पताल, बड़े अस्पताल, जो सबसे महंगे अस्पताल हैं, जो कहते हैं लाओ मरीज लाओ ना, पहले 5 लाख रुपए जमा कराओ, उन अस्पतालों के इमरजेंसियों से मरीजों को वापस किया जा रहा है कि नहीं रख सकते डेंगू का मरीज, जगह नहीं है, मलेरिया हो रहा है लोगों को, आप खड़े तो हो जाए रोड पर कहीं पर भी। मैंने तो आज भी अपील की, अगर किसी के पास मच्छरों वाली मशीनें हैं, जेडीसी को दे दो, हम तुम्हें रेंट देंगे। हम कम से कम 5 दिन के अंदर पूरे कराची में केमिकल डाल के, डीजल पेट्रोल गाड़ी का लगा के पूरे कराची में स्प्रे करके लोगों की जान तो मच्छर से बचवा ले। ये कौन सी आफत है? लोग अस्पताल जा रहे हैं, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, खून के लिए दौड़ रहे हैं, अपीलें कर रहे हैं, पूरा व्हाट्सएप खून की अपीलों से भरा हुआ है। किसी को 5 बोतल व्हाइट प्लेटलेट चाहिए, किसी को मेगा सेल चाहिए, किसी को रेड सेल चाहिए, किसी को फलाना चाहिए। बात यह कि सारे अस्पतालों के तो हाथ पांव फूल गए, तो इसको आफत क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? एक तरफ सैलाब की आफत है, दूसरी तरफ मच्छर मार रहा है हमारे लोगों को। कराची जैसे शहर की कमर तोड़ दी मच्छरों ने। किसको वायरल नहीं है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे वायरल है, मेरी आवाज सही नहीं निकल रही, मुझसे बोले नहीं जा रहा, तो पूरा शहर वायरल में मुब्तला है, लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। महंगाई ने क्या हाल किया है? दवाइयां गायब हो गई हैं। चलो अगर सैलाब ज़दगान की बात करूं, खैमों के रेट डबल हो गए, मच्छरदानियों के डबल हो गए, लेकिन इस पे बात कौन करेगा? कोई बात नहीं हो रही। मैं फिर आपके चैनल की तवज्जो से अपील कर रहा हूं, अगर किसी के पास मच्छरों की स्प्रे वाली मशीनें हैं, कराची से लेकर खैबर तक, जो रेंट मांगोगे देंगे। बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बात कौन करेगा, बात ही तो नहीं हो पा रही है। जो असल मामला है, जो फोकस होना चाहिए कि बड़े शहर हैं वो भी डेंगू से मुतासर हो रहे हैं, मलेरिया से मुतासर हो रहे हैं, जहाँ सैलाब है वहाँ लोग मुंतज़िर हैं, वहाँ हुकूमत जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। अच्छा, सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है। जी सलाहुद्दीन, इस वक्त ताजर एहतजाज कर रहे हैं कराची में, क्या कहना है उनका? जो इस वक्त महंगाई है, जो टैक्सेस की भरमार है, क्या कहते हैं? जी सलाहुद्दीन, आप सुन सकते हैं? सलाहुद्दीन से हम राब्ता करते हैं, पीछे एहतजाज की वजह से उन तक आवाज़ भी हमारी नहीं पहुंच पा रही है। सलमान शाह साहब, सर ये कुछ फिगर्स हम बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी एक नंबर्स है जो बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है? हुकूमत जो है वो इस जानिब देख नहीं रही है, कर नहीं पा रही है? अब मुल्क एक पैरालिसिस में चले गया है। यहाँ पे गुनागू क्राइसिस हैं। अगर मैं इनको कम अज़ कम जो हमारा IMF प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक इसका तज्जिया किया जाए, और जो IMF ने कहा था कि मुमकिन है कि सोशल अनरेस्ट होगा पॉलिसीज़ की वजह से, और उसके नतीजे में जो सिचुएशन बनेगी वो हुकूमत हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि
वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी मुल्क में इस वक्त चल रहा है। सो इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक सोशल क्राइसिस है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, और उसके ऊपर सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो सैलाब का क्राइसिस आ गया है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से और बाकी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और फुकदान, और उसमें अरबों रुपए जो खर्च हुए हैं वो पता लगा है कि वो खर्च ही नहीं हुए थे, वो खा पी गए हैं। तो ये टोटल एक किस्म का कोलैप्स जो है वो बनता जा रहा है स्टेट की इंस्टीट्यूशंस का, स्टेट की अथॉरिटी का, और सबसे बड़ी बात है स्टेट की क्रेडिबिलिटी का। सो आई थिंक कि इसमें तो अब बहुत ज़रूरी है कि ये मल्टीपल जो क्राइसिस हैं इनको आपने साइमल्टेनियसली एड्रेस करना है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो रोज़ाना टेलीविज़न पे नज़र आते हैं सैलाब ज़दगान, और किसी जगह से आज तक मैंने ये रिपोर्ट नहीं देखी कि वहाँ पे हुकूमत पहुँची है रिलीफ के लिए और उनको संभाल ली है, पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन दी है, उनको डिजीज़ से बचाया है, उनको खुराक दी जा रही है, बच्चों को बचाया जा रहा है। नजर नहीं आ रहा, हुकूमत का तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। शाह साहब, सिर्फ और सिर्फ फलाई इदारे हैं उनका नजर आ रहा है, जो हुकूमत से बहुत छोटे होते हैं जिनका साइज, लेकिन हुकूमत के पास तो आलमी इमदाद की भी ट्रक्स आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नज़र नहीं आ रहा। तो फिर ये इस वक्त जो नज़र आ रही है हुकूमत, वो तो बाहर इमदाद के लिए पहुँचे हुए हैं, वहाँ से पाकिस्तान के मुकदमे कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ नज़र क्यों नहीं फिर आ रहा? देखें, एक तो अब कितने अरसे से सैलाब चल रहा है, तकरीबन मेरा ख्याल है 8 से 10 हफ्ते तो हो गए हैं इस सिचुएशन को। जी हाँ। तो अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई गवर्नमेंट, ना एक्सटर्नली ऑर्गेनाइज हो सकी है, ना इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन हो सकी है। एक्सटर्नल को अगर आप देख लें, इस वक्त सारी दुनिया की तवज्जो यूक्रेन की तरफ है और दूसरे ममालिक में भी क्राइसिस हैं, तो पाकिस्तान को तो वो कहते हैं ना कि ये तो हर वक्त बस भीख मांगने आ जाते हैं, तो उस किस्म का एटीट्यूड हमें नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि जब ज़लज़ला आया था उसकी स्केल भी बहुत बड़ी थी, बट जगह बहुत छोटी जगह पे वो था, और उस पर तकरीबन जो इंटरनेशनल सपोर्ट थी $6 अरब की 3 हफ्ते में सपोर्ट मिल गई थी। अमेरिका ने $500 मिलियन दिए थे, चीन ने तकरीबन $1 बिलियन के करीब दिया था, और तुर्की ने तो यहाँ पे अस्पतालों की चेन खोल दी थी। तो वो रिस्पांस आज हमें नज़र नहीं आ रहा, और उसका एक वजह ये है कि क्रेडिबिलिटी हमारी बड़ा एक फैक्टर है। शाह साहब, बिल्कुल आप ये बजा फरमा रहे हैं, लेकिन छोटी सी मैं अपने जहाँ हमारे वहाँ रिपोर्टर्स हैं उनसे जब हमने ये जाना कि तकरीबन 50 लोगों का वफ्द है जो वहाँ पहुँचा है, तो जिन होटल्स में वो ठहरे हैं उनका तकरीबन जो एवरेज रात का वो किराया होता है वनडे, वो तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार से लेकर स्वीट्स का $5 से 6 हज़ार का वो है। तो आप उसको अगर मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो तकरीबन कोई 2.5 लाख रुपया 5 लाख रुपया से लेकर तो तकरीबन 10, 11 लाख, 12 लाख रुपए तक का ये फिगर बन रहा होता है। तो अगर 50 लोगों का वफ्द है वो वहाँ पहुँचा है, तो वो तो गोरे तो बहुत इस मामले में तेज़ हैं कि इतने बड़े होटल में ठहरने वाले जो करोड़ों रुपया सिर्फ इस जगह चीज़ पे लगा रहे हैं, वो हम उनको जब देंगे तो वो कैसे जाएगा, किधर जाएगा। इससे बिल्कुल हमने पीछे देखा था, इमरान खान गए और एक बड़ी रिवायत अजीब सी, हमें थोड़ा अजीब भी लगा था, लेकिन रिवायत बड़ी ज़बरदस्त थी कि वो जाके एम्बेसी में वहाँ पर ठहरे और उसका फिर उस तरह से अखराजात भी नहीं हुए, इतना बड़ा वफ्द भी नहीं था। ये चीज़ें भी दुनिया देखती है। और पीजे मीर साहब, आप तो बहुत ज़्यादा वक्त भी बाहर गुजारते हैं, चीज़ें देखते हैं, गोरों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं कि एक तरफ वो दे रहे होते हैं और हमें उन्होंने बड़ा हमेशा से सपोर्ट किया पूरी दुनिया ने, और दूसरी जानिब हमारा ये शाहाना जो प्रोटोकॉल अपना ही ज़ात में है, ये बहरहाल कहीं ना कहीं हमारे लिए नहीं नुकसान होता। देखिए मुदस्सिर, हम प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, इनको किसने मारना है? कौन अपनी गोली वेस्ट करेगा इनके ऊपर? द क्वेश्चन इज, आपने सही कहा, हमारी प्रोटोकॉल इतनी ज्यादा है कि अंदाजा नहीं आप लगा सकते हैं कि ये जो पीछे कैवलकेड्स चल रही हैं, पता नहीं कौन जा रहा है, ये बीस्ट के अंदर कोई ट्रैवल करके जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हम अगर लोगों के, हम एक तो लेट मी टेल यू, हम प्रोफेशनल बेगर्स बन गए,
क्योंकि हमारे अंदर वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला वो मॉड्यूल ही नहीं है। हर साल हमारे वो कशकोल खुल जाता है, प्लीज हमारी मदद करें, लेकिन हमने खुद कुछ नहीं करना। हमने ये नहीं करना कि रिजर्वायर्स बनाने, हमने ये कुछ नहीं करना कि दरियाओं के ऊपर हमने परमिशंस नहीं देनी है लोगों के घर बनाने, ये जो बना लेते हैं, हमने वो काम नहीं करने। लेकिन हमने हर साल फ्लड्स और अर्थक्वेक के ऊपर जाके भीख मांगना शुरू कर देना है। ये हमारी एक नेशनल कैरेक्टर बन गया, नेशनल पॉलिसी। किसी ने अभी मुझे बताओ, आज किसी ने बनाया कोई प्लान कि जी अगले साल के लिए जो फ्लड्स आएंगे आप क्या करेंगे? आप बंद आज शुरू करेंगे तो अगले साल तक आप कंप्लीट करेंगे, आपने को बनाया? नो, नथिंग एट ऑल। तो मैं ये कहता हूं, हम जाके लोगों से पैसे भी मांगते हैं, और जो अभी आपने सवाल किया है, ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल हम लेके चलते हैं और ऐसे एक्सपेंसिव होटल्स में ठहरते हैं, तो फिर आपको क्या मिलेगा? मुझे बता देना, आपको क्या मिलेगा? हर साल तो आपका यही मोडस ऑपरेंडी है। तो अगर आप इसको आप कंटिन्यू रखेंगे, आई एम सो सॉरी, लोग भी तंग आ जाएंगे आपसे। अब लोगों ने क्या कहा है, अब आपको एड दे रहे हैं, वो आपको मॉड्यूल भी दे रहे हैं कि आपने इसको खर्च किस तरह करना है या इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। हमने खुद तो करना कोई नहीं है। सो ये हमें इस पे बड़ा, मैं समझता हूँ कि रिव्यू अपने आप को करना है, एंड बड़ा संजीदगी के साथ हमने ये काम करना है कि अगले साल क्या होगा। जो हो गया, लेकिन अगले साल क्या होगा, ये आई एम सॉरी टू से, मुझे अभी तक कहीं से कोई गवर्नमेंट की ना कोई पॉलिसी नजर आ रही है, ना कोई इक़दामात नजर आ रहे हैं, ना कोई प्लानिंग नजर आ रही है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे परेशानी है, अभी जो होना था हो गया है, अगले साल आप क्या करो? नहीं, वो अभी तो सिर्फ हुकूमत के दौरे नजर आ रहे हैं, और बहुत ज्यादा सवाल अब ये हो रहे हैं, जैसे सलमान शाह साहब भी, हम भी ये सवाल कर रहे हैं, जो फील्ड में हमारे जर्नलिस्ट हैं वो मौजूद हैं, जो लोग वहाँ जो NGOs काम कर रही हैं उनसे पूछते हैं, आप लोग वहाँ पहुँचे हैं तो गवर्नमेंट की चीज़ें नहीं पहुँची? उन्होंने कहा हमें तो नज़र नहीं आई हैं, आप लोगों को शायद आए, हमने कहा हमारे लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं। तो वो गवर्नमेंट्स कहाँ हैं जिनके पास इतना जो बाकायदा जहाज़ भर के एड आ रही है, वो किधर जा रही है? ये एक सवाल अहम है। जाबिर वकास इस वक्त लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। महंगाई के हवाले से आज PTI भी रैली निकाल रही है, सूरत हाल क्या है इस वक्त हम बात कर लेंगे। जाबिर, महंगाई से खासे लोग परेशान हैं, आज PTI भी रैली निकाल रही है, क्या सूरत हाल है लाहौर में महंगाई से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो लाहौर में तो खासी बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि ख़ास तौर पर जो आटा जो ख़ास तौर पर सरकारी तौर पर जो मिलता था 440-480 रुपये में भी दस्तयाब हो ही जाता था लाइनों में लगकर भी, वो नापैद हुआ, और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो 600-650 के करीब उसकी सरकारी कीमत अब तय कर दी गई है। वो सरकारी तौर पर महंगा हो गया, तो इससे आप ये सोचें कि आम जो दुकानदार है वहाँ से क्या चीज़ें जो है वो कितनी महंगी दस्तयाब होंगी, ऑयल हो, चीनी हो। और इसी हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाहौर के जो रहनुमा हैं, जहाँ के जो सदर हैं शेख इम्तियाज़, उनकी क़यादत में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिबर्टी राउंड अबाउट से जो है वो एक रैली निकाली जाएगी जो कि गवर्नर हाउस तक जाएगी। और इस रैली में जो है वो ख़ास तौर पर जो है वो इस हवाले से जो है वो होगा कि जो महंगाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज़ में मौजूद है, उसकी जानिब से जो ख़ास तौर पर महंगाई देखने में आ रही है, और शब रोज़ जो है वो चीज़ों की कीमतें जहाँ बढ़ती हैं, वहीं उसके साथ साथ ये देखने में आता है कि रात के अंधेरे में एकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है, और वो जो पेट्रोल की कीमत के साथ भी पेट्रोल की कीमत भी बढ़ती है, डॉलर की कीमत, जो महंगाई है उसके असरात आम आदमी के लिए आ रहे हैं, और इसलिए अब आज PTI लाहौर में भी एहतजाज करी। कराची में भी हम जान लेते हैं, सलाउद्दीन मौजूद हैं। जी सलाउद्दीन, कराची में क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी एहतजाज आज महंगाई के खिलाफ हो रहा है। जी सलाउद्दीन, आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कराची की सूरत हाल से मुतालिक। सलाउद्दीन से हमारा राब्ता जो है वो बहरहाल नहीं हो रहा, लेकिन हम सलमान शाह साहब आपसे मैं जानना चाहेंगे, किस्त आ गई, IMF का हो गया, हमें उम्मीद थी डॉलर वापस आएगा को 190-195 तक मैक्सिमम, लेकिन वो डॉलर तो रोज़ाना बढ़ जाता है। तो ये क्या वजह है? वो जो IMF का एक बड़ा हवा था कि जी IMF के साथ मामलात हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ ठीक होने की उम्मीद है? देखिए, बात ये है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं। सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो मेरी नज़र में पॉलिटिकल क्राइसिस है। जी।
उस क्राइसिस की वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। ये जो आपने बात की है कि IMF प्रोग्राम आने के बावजूद हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं संभल रही, वो इसलिए नहीं संभल रही कि क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स नहीं संभल रही। हमारी पॉलिटिकल जो है क्राइसिस उसमें लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा फुकदान है। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो तो इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, और छोटी पार्टीज जो हैं, माइनॉरिटी पार्टीज ने मिलके एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, और वो एक फसाड है। वो एक गवर्नमेंट नहीं है। वो 13-15 पार्टीज हैं, उनके डिफरेंट फोकस हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी सियासत डिफरेंट है। वो इस वक्त हुकूमत में हैं, और हम देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने नैब के कानून जो हैं उनको ख़त्म कर दिया है, उनके ऊपर वो लागू नहीं होते, उनको बहुत बड़ी एक किस्म की NRO मिल चुकी है सबको, वो उस चीज़ों में लगे हुए हैं। हालांकि इस वक्त जो क्राइसिस है वो इस तरह से है कि हमें एज अ नेशन रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्स के लिए आपकी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। सो आई थिंक एक तो ये है कि सबसे पहले हमें सैलाब के लिए पूरे तरीके से अपने जो हैं ऑर्गेनाइज करके रिलीफ पहुँचाएँ और लोगों की जानें बचाएं। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ये गवर्नमेंट को अपने तमाम रिसोर्सेज, इस साल का बजट मिफ्ता साहब ने आपको पता है कि बहुत बड़ा बजट बनाया, हालांकि मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता था इतना बजट बनाना। उसमें आप देखें कि तकरीबन $80 अरब का वो बजट है प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट का, और वो पैसे से हमें लोगों की जानें बचानी है। बस इस वक्त वो फोकस ही कम से कम कर लेते तो इस वक्त सारी कौम कहती कि हाँ ये बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बड़ा काम करते हैं, लेकिन ये तो हाथ पांव फैला के भीख मांगने निकले हुए हैं। सो नंबर 1 सैलाब को आपको सेटल करना पड़ेगा, और उसके ऊपर लेकिन उसमें फोकस ही नहीं है ना जो आप बात कर रहे हैं शाह साहब। वो हुकूमत का फोकस वहाँ नहीं है, हुकूमत का फोकस कहीं और चल रहा है। मीर साहब, ये जो ऑर्गेनाइज भी नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज। हाँ, अच्छा, मैं मीर साहब से एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगा। मीर साहब, हुकूमत का अपना फोकस, जी हुकूमत का अपना फोकस मीर साहब आपको क्या लग रहा है कहाँ पर है वो? देखें, हमें पैसे की जरूरत है ना जी। इस वक्त जो हम लोगों से मांग रहे हैं जी, इंटरनेशनल डोनर से मांग रहे हैं, आपके 4 असेंबलियों में कितने प्रोविंशियल मेंबर्स होंगे जी? प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स मुझे बताएं। राउंड अबाउट को 2000 कर लें कंजर्वेटिवली, आप नेशनल असेंबली ले लें, सेनेट ले लें। अगर ये इलेक्शन पे 2-2, 4-4 करोड़ लगाते हैं, और यार ये 1-1 करोड़ ही अगर फंड में दे दें, आपके पास 2000 करोड़ अभी इकट्ठा हो जाता है 1 मिनट के अंदर। किसी ने ऑफर किया है? मुझे बताएं आप। मुश्किल काम आप कह रहे हैं ना। 3-4 करोड़ लगाएंगे इलेक्शन के लिए, सेनेट के लिए 5-5, 10-10 करोड़ लगाएंगे, लेकिन 1 करोड़ अवाम के लिए नहीं खर्चेंगे। ये आपके पास 2-2.5 हजार करोड़ बैठा हुआ है आपके पास पाकिस्तान में, जो कि आप दे सकते हैं, लेकिन किसी ने कंट्रीब्यूट किया, किसी ने ऑफर किया, किसी ने इनिशिएटिव लिया? नो, बिकॉज एवरीबॉडी इज फॉर देमसेल्व्स, दे आर नॉट फॉर द पीपल। अगर लोगों के लिए होते, आज सब ये असेंबली वाले खड़े होते, नहीं जी 1 करोड़ मैं देता हूं। आप लोगों से मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। यार, वेयर इज योर इंटेग्रिटी? आप लोगों के नुमाइंदे बनते हो, वेयर इज योर इंटेग्रिटी? अल्लाह ने आपको इतना दिया है इलेक्शंस के लिए, लेकिन अवाम के लिए 1 करोड़ नहीं देना मैंने। बिल्कुल, ये बहुत ये सादा बड़ी अवामी बात आपने मीर साहब की है कि इस जानिब नहीं है। 2-4 करोड़ तो आपने बहुत कम बताया कि इस वक्त महंगाई इतनी होगी, आइंदा इलेक्शन में 5 करोड़ से कम तो MP और 8-9 करोड़ से कम पे MNA नहीं हो पाएगा। मीर साहब, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपका भी, और आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान शाह साहब, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, वापस आएंगे फिर कुछ मजीद मौज़ूआत पर बात होगी।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। खबरें दो एहतसाब अदालतों से और नैब के मामलात से मुतल्लिक। एक तो साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जिनके दायमी वारंट थे, इश्तहारी थे, अब उनके हवाले से का खासा रिलीफ हो गया कि वो वापस आ रहे हैं और जब वो आ जाएंगे तो फिर उनके वारंट के हवाले से अदालत ने कहा वो देखेंगे। इसका मतलब इसहाक डार साहब की वापसी। दूसरा एक केस था प्लॉट अलॉटमेंट का लाहौर में, तो नैब ने वो भी अब दरख्वास्त दे दी गई है मुस्लिम यूनियन के वकला की जानिब से कि वो 13 करोड़ रुपए का मामला है, तो 50 करोड़ रुपए से कम की जो चीज़ है वो नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब वो केस नहीं ले सकती हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब को वो केस भी वापस ले लिया जाए। लोग समझ रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं हुआ नैब के तरमीम के मामलात पे। हैरान कुन ये है कि पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तानी अवाम में, सियासी लोगों में, सियासी जमातों में इस चीज़ को लेकर वो आवाज़ नहीं उठी है कि मुल्क जो है वो एहतसाब आइन कानून के मुताबिक होते हैं, लेकिन यहाँ एहतसाब से भी खिलवाड़ हो गया। जो मर्जी जो कर ले उसको कोई पूछने वाला नहीं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, ठीक है, उनके पास मेजॉरिटी थी, वहाँ उन्होंने तरमीम कर ली। अब जितने भी मुल्ज़मान हैं वो आराम से ईजीली साइड से होकर वो निकल सकते हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ज़्यादा जुल्म है। अब जिसके खिलाफ केस है वो अपने मुखालिफ खुद ही जब वकील कर लेगा तो फिर तो उसके लिए केस लड़ना मुश्किल ही नहीं होगा। वो देखा ना जी, वो पंजाबी का मुहावरा, मैं मानी कहना चाहता इस बात को, आप वो हर एक समझ आएंगे जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब चोर और चौकीदार मिल जाएं, फिर क्या रह जाएगा। यानी बुनियादी तौर पर जरा समझना है कि ये एहतसाब का कानून बुनियादी तौर पर तो सैफुर रहमान ने बनाया था 1997 के अंदर। जब उनकी गवर्नमेंट गई तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में बनाया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, नून लीग की गवर्नमेंट रही। उस वक्त तो कोई ऐसा था नहीं। अब आगे ऐसा क्या हो गया है कि वो नैब का कानून जो इतने अरसे से बड़ा कामयाब तरीन UN कन्वेंशन और करप्शन के मुताबिक चल रहा था, तो ये रातों रात क्या आ गया। वो बड़ी सीधी सी बात है कि जब गॉड फादर या सिजिलियन माफिया का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं है, जरा उसको समझने की बात है। अभी मिसाल के तौर पर आप सिंपल सी बात देख लें। आप, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि नवाज शरीफ की दरखास्त भी किस तरह अदालत ने एंटरटेन कर ली। वो इश्तिहारी है और इश्तिहारी के राइट कोई नहीं होते हैं। वो जब तक पाकिस्तान में नहीं आएंगे, अगर दरखास्त नहीं देंगे, वो कैसे हो जाएगा। उनकी अपनी जात के हवाले से ये मसला है। और ट्रायल कोर्ट में इसी तरह इसहाक डार के जो दायमी वारंट है वो कैसे मुअत्तल कर दिए। इसहाक डार की अपना इलेक्शन कमीशन में भी गया, भाई आपने किस बुनियाद पर, किस कानून के तहत। ये मेरे लिए समझ, मैं हैरान हूँ कि वो जो एक बात कही जा रही थी कि अदालतों में जजेस भी इन्होंने अपने लगा लिए हैं, जो पता नहीं अब है बात सही है या गलत है। लेकिन नजर एक और बात मैं बता दूं आपको, इसहाक डार को आप इतना आसान आदमी ना समझिएगा। ये आपको और हमें बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा काम। इसहाक डार इस गवर्नमेंट में सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आएंगे, जो नया सेटअप आएगा, नई गवर्नमेंट आएगी। अभी वो वेरी इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट कहें, चलाक कहें, जो मर्जी आप नाप दे दें, उसको क्या जरूरत पड़ी है। मिसाल के तौर पर अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान में तो क्या ऐसा जादू कर लेंगे, क्यों क्या ऐसी तोप चला लेंगे कि जनाब इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। तो वो तो उसके गले पड़ जाना, दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये नोट कर लीजिएगा, मेरी पेशन गोई, पहले बड़ी पेशन गोइयां सच साबित हुई हैं। एक पेशन गोई वो तो कह रहे हैं सर शहबाज शरीफ साहब के वफ्द के साथ उनकी वापसी जो है वो मुतवक्के है कि इसहाक डार साहब उनके साथ ही पाकिस्तान वापस आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दूं आपको, इसहाक डार अभी इन हालात में अपने जिम्मे क्या लेंगे। मिफ्ता इस्माइल का 6 महीने में जो ट्रायल होना था वो हो लिया। अब वो क्या करेगा? अगर करना ही था तो वहां बैठ के कर सकते थे। उसे भी पता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से वो कोई ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो फायदा लेना था वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसे बाकी ने या बाकियों ने अपने केस खत्म करवा लिए हैं। लेकिन ये दायमी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये आर्जी है। आर्जी कैसे है कि तमाम तरामीम जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड कर दे, मामला आ जाए। अच्छा, ये मैं अजहर साहब, ये जो कानूनी नुक्ता है मैं इससे पे आप बात करूंगा, लेकिन जो एक मैंने इब्तदा में एक बात की है कि ये इतना बड़ा मामला है, इस पर वो रिएक्शन, वो चीज़ें नहीं हुई हैं, तो क्या सब ने तस्लीम कर लिया मीर साहब कि ठीक है एहतसाब का जो कानून था वो जी गलत था, इंजीनियरिंग थी, इस चीज़ पर सब लोगों ने जोर दिया, अब जो मर्जी जो कुछ भी कर ले, नैब जैसा इदारा, ना कोई डर ना खौफ ना कुछ भी नहीं होगा, अब तो मुलजिम जो हैं वो आराम से बाइज्जत बरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अपने आप साथ लगा लें, तो मुल्क फिर ऐसे चलेंगे, निज़ाम ऐसे चलेगा।
देखें, हमारे मुल्क का जो जज, जो प्रोसिक्यूशन होता है और जो डिफेंस, इन दोनों को पता होता है कि सच क्या है। जो एक्चुअल जो ट्रायल पे है वो जज है। ये अब देखें आप, ये ट्रायल जज है जी हाँ। ये जो भी मुल्जिम हो या अक्यूज्ड हो, वो पूरी कोशिश करता है जहाँ के कानून के लकूनास होते हैं उसको इस्तेमाल करके वो आगे जाता है। आप किसी को कन्विक्ट कर देते हैं और फिर आप उसको वापस ले आते हैं, तो मुझे तो फिर अपने जस्टिस सिस्टम पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ जस्टिस सिस्टम इज दिस। एक मिनट, आप या तो आपका जस्टिस सिस्टम बड़ा वीक है, बड़ा पुअर है कि आप उसको कन्विक्ट करते हैं, उसको हर किस्म की आप तोहमत लगा देते हैं, वो मुल्क से बाहर चला जाता है या कोई भी हो ABCDE, और उसके बाद कहते हैं अच्छा नहीं अब तुम वापस आ जाओ। अब मुझे बताओ, ये किस जस्टिस की हम बात कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग विद आवर कंट्री? ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क का कि हमारा जो कंसिस्टेंसी है जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं है। जहां की स्वे करना है वहां आप स्वे कर देते हैं। ये नहीं कि मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, किसी की बात कर रहा हूँ, हर जगह यही हम देख रहे हैं। वेयर इट सूट्स यू इट्स ओके, वेयर इट डजंट सूट यू इट्स नॉट ओके। ये फैक्चुअल चीज है, ये आपको अजहर साहब खुद बताएंगे आपको हम कर क्या रहे हैं अपने सिस्टम के साथ। आई थिंक वी नीड टू बी वेरी सीरियस विद आवर सिस्टम, और अगर हमने किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, इट हैज टू बी डन इन द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ इट, नॉट जस्ट स्पिरिट ऑफ इट। यहाँ तो कुछ भी नहीं है इसके साथ। और मुझे बड़ी अफसोस होता है कि फिर हम कहते हैं कि जी अवाम को फायदा मिल जाएगा, अवाम के केसेस हैं उनको आपको ये चीज रिलीफ मिल जाएगा। अवाम को रिलीफ नहीं, तकलीफ मिल रही है, खुदा की कसम तकलीफ मिल रही है। 30-30, 35-35 साल पुराने केसेस वो लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सारे जजेस जो है, ये कोर्ट्स हैं, वो पॉलिटिकल केसेस के अंदर मुलव्वस है। यार या तो जजेस और बना लो, कोर्ट्स और बना लो, कम से कम इसको जो आपको रिलीफ जिसको देना है आम आदमी को मुदस्सर, वो रिलीफ नहीं मिल रहा। तो सर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा अजहर साहब, ये फिर चोरों को तो क्लीन चिट है, आप कह रहे हैं कि ये वहाँ से सेटिस्फाई हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। सर अदालत ने तो फिर अब ये कर दिया है ना, सॉरी पार्लियामान ने तो ये कर दिया है, बिल पास हो गया कि जनाब सारी तरामीम कर दी हैं, नैब ये इस किस्म का इदारा। खुद सुप्रीम कोर्ट में भी तो कहा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है मुख्तलिफ केसेस में, आपने भी वो रिमार्क्स और चीज़ें तो देखी हैं। अच्छा देखिए, मैं बड़े अदब से अर्ज करता चलूं, इस मुल्क का एक बेसिक बुनियाद जो है ना, जो इसकी बेस है, जो नजरिया है, वो तब्दील करने की एक साजिश हो रही है। एक खास क्लास है जिसे हम लिबरल कहते हैं, वो भी अब मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, या स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर एक्ट, कोई और मसाइल हैं। इसी तरह हमारी कुछ अदालतों में जो चले गए हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, ये उनके अल्फाज है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का। बंदा उनसे पूछे है क्या, सबूत क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या सबूत है जो उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। भाई एक बंदे के नाजायज असासी हैं, जदादे सारा कुछ सारे हैं, एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर है, तो कौन सी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है? मैं तो नहीं मानता। ये 66 सियासतदानों के केस थे जिन्होंने इस निजाम के ऊपर सत्यानाश कर दिया, और मीडिया भी साथ मिला रहा, बहुत सा मीडिया। मैं आपके चैनल के हवाले से बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तो बात रिकॉर्ड के ऊपर है, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद है कि जहां बैठकर एक पूरे प्लान के साथ, और ये सारा कुछ हम देखते रहे हैं, हैंड्स इन ग्लव्स वाली बातें ऐसे नहीं है जो कहते थे मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जदाद नहीं है, फिर वो जदादें निकल आई, वो जिनके दादा जो है, हाँ तो वहाँ दादा की बता रहा हूँ मैं, 9,36,311 2000 और 1998 के अंदर इनकी डिक्लेयर थी, 9,36,000 कह रहा हूँ मैं, और ये अरबों रुपए की जायदादें उस दौर के अंदर। सर वो तो कहते हैं ना कि उन्होंने मेहनत से बनाई है, और वो उस वक्त भी जो है वो अरबोंपति थे, वो तो ये इस बात को तस्दीक करते हैं। मैं अजहर साहब माजरत वक्त की कमी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर इसहाक डार साहब आप आ ही रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब का जो प्लॉट अलॉटमेंट का केस है वो भी अब ख़त्म हो रहा है, तो ये मौजू भी चलता रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप, और मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करते हैं। ज़बरदस्त किस्म का कल दोनों प्लेयर्स जिन पर खासी तनकीद हो रही थी, अजहर अली बाबर और दूसरा जो है रिजवान, दोनों ने शानदार परफॉर्म किया। 200 रन से ज़ायद की शराकत हुई है। पाकिस्तान टीम वापस आ गई है। एजाज वसीम बाखरी अपनी फॉर्म में, या अभी लगता है कि कल का दिन कल का था, आज अलग दिन होगा?
पाकिस्तान टीम की ओपनिंग पेयर के ऊपर जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे सवालात किए जा रहे थे कि जी इन दोनों को नीचे जाकर मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए क्योंकि ये दोनों जिम्मेदारी से खेलते हैं और मिडिल ऑर्डर जिम्मेदारी से नहीं खेल रहा। लेकिन गुज़श्ता रोज इनकी ओपनिंग जोड़ी ने जिस तरीके से 200 रन चेज किया उससे एक बात तो तय हो गई है कि अगले 1-1.5 साल तक ये ओपनिंग पेयर T20 फॉर्मेट में तो तब्दील नहीं होने जा रहा, क्योंकि 150 से जायद 5 मरतबा इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है और 7 सेंचुरी पार्टनरशिप हो चुकी है अब तक ओपनिंग स्टैंड के ऊपर। हमें ओपनिंग जोड़ी की वनडे में बात की जाती थी, लेकिन ये उससे बाबर और रिजवान की जोड़ी स्टैट्स में निकल चुकी है। पूरी दुनिया में इस वक्त ये दोनों नुमाया आ चुके हैं। जहां तक आज का मैच है, देखिए इंग्लिश टीम कमबैक तो जरूर करेगी, उनको थोड़ा सा मार्जिन आपको देना पड़ेगा कि उनकी वो जो मेन अटैकिंग बॉलिंग है इंग्लैंड की वो नहीं है। उनके कप्तान, रेगुलर कप्तान बटलर भी टीम का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा उनके टेस्ट कप्तान जो कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बेन स्टोक्स जो दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन पहले मैच में इन्होंने पाकिस्तान को 160 फिर वो टारगेट चेज भी कर लिया था। कल पाकिस्तान ने कम बैक किया है, सो अब ये सीरीज मजीद दिलचस्प होती जाएगी। जो कल मैच हुआ है मुझे लगता है आज भी इसी तरीके से हाई स्कोरिंग मैच होगा और जो टीम बॉलिंग में अपने चांसेस अवेल करेगी वही जीतेगी। देखिए लेकिन एजाज एक चीज एजाज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान ने जबरदस्त रन चेज कर लिया, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने 200 रन भी तो दिए 199, तो बॉलिंग में तो पाकिस्तान भी बड़ा भरपूर लैग कर रहा था पूरे मैच में। अब ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान अपने आज एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरने के लिए जा सकता है, क्योंकि उस्मान कादिर जो है वो शादाब खान नायब कप्तान भी हैं टीम के, लेकिन वो बाहर बैठे हुए क्योंकि शादाब की एक माइनर सी इंजरी थी, उस इंजरी से उन्होंने रिकवर कर लिया है। इसके बावजूद उनको पहले 2 मैच नहीं दिए गए हैं, तो चांसेस हैं कि आज शादाब वापस आ सकते हैं। दूसरा, नसीम को बाहर बिठा के हसनैन को चांस दिया गया था। हसनैन जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं बैन के बाद वो बहुत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनके साथ जो उनके रशीद जो कि हैं कोच स्पेशल लगाए हुए हैं वो कोविड का शिकार हैं, तो वो जैसे वो कोविड से फ्री होंगे तो वो हसनैन के ऊपर दोबारा काम करेंगे। एक्सप्रेस स्पीड के साथ जाके गेंद करवा देनी, और हसनैन ने कल 4 ओवर में 50 से ज्यादा रन खाए हैं, ये बहुत ज्यादा होते हैं T20 के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि आज नसीम स्क्वाड का हिस्सा होंगे, हसनैन को रेस्ट देके उनके ऊपर मजीद काम किया जाएगा। ठीक है, एजाज वसीम बाकरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आज देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कल जैसा दोबारा से बैटिंग में वैसे परफॉर्म करता है और बॉलिंग को बेहतर करने की कोशिश करता है, क्योंकि पाकिस्तान इसके सीरीज़ को जीतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ट्रायंगुलर और फिर वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां भी पाकिस्तान की होनी है। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।